स्टार्ट, ठीक है। सो मेजरमेंट मीन्स व्हाट? छुटकी बेटा तेरे से स्टार्ट करे चलेगा, बताएगी क्या मेजरमेंट। पैनिक मत हो, नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन सब इधर ही हैं, टेंशन मत लेना। अब इसमें चाहता हूँ कि आप सब बोलो, बस इतना और कुछ नहीं। बोलोगे मेजरमेंट मीन्स व्हाट? पिंकी बेटा आप नहीं, बाजू वाली लियो, मेजरमेंट मीन्स व्हाट? ऐसे क्या है मतलब सपोज कुछ व्हाट इज मेजरमेंट, तो क्या बोलोगे क्या है मेजरमेंट? चलो लेंथ मेजर करना, ओके फाइन, मास मेजर करना, बराबर है कि नहीं, कुछ भी मेजर करना। वही तो मेरा क्वेश्चन है, मेजरमेंट करना मतलब क्या है? वही तो मेरा क्वेश्चन था ना बाबू, मेजरमेंट करना मतलब क्या? आओ, अच्छा ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। समझो मैंने आपको एक टास्क दिया, बोला बेटा जरा मेरे को उस रूम का लेंथ मेजर करके बताओ, अब क्या करोगे? मीटर स्केल लेके आओ और मेजर करोगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और बोलोगे सर 10 मीटर, क्या बोलोगे? 10 मीटर। अभी 10 मीटर क्या है? बोले तो 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। आपको मैंने कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, बेटा ये लो जरा इसका मास मेजर करके बताओ, अब क्या करोगे? बीम बैलेंस लाओगे और मास मेजर करोगे। सर ये तो 5 kg है, 5 kg है, इट इज 5 kg, 5 टाइम्स ऑफ 1 kg। समझो आप किसी का वेट कर रहे हो, 5 मिनट ही हुआ वेट कर, सामने वाला आया, अरे भाई कब से वेट कर रहे हो, आपको कुछ झूठ में डराना, उसको 5 मिनट ही हुआ ना, तो डराना 300 सेकेंड से वेट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? 5 मिनट ही है, बट नंबर बढ़ गया ना, सामने वाले पहले बाप, ऐसा समझ रहे हो? तो आपने 300 सेकेंड्स बोल दिया बेटा, व्हाट इज 300 सेकेंड्स? 300 टाइम्स ऑफ 1 सेकेंड। बेटा ये जो 1 मीटर है, 1 kg है, 1 सेकेंड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? यूनिट। स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? यूनिट। सो व्हाट इज इट? क्या है बेटा स्टैंडर्ड्स क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड? कैसे डिफाइन करेंगे हम, या क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड क्या है या मेजरमेंट क्या है? तो आपको बताओ, हम बोलेंगे मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन। मेजरमेंट क्या बेटा बोलो? कंपैरिजन। आपने इस रूम का लेंथ मेजर किया, मतलब क्या किया? वो जो लेंथ का स्टैंडर्ड है ना 1 मीटर, उसके साथ इस रूम के लेंथ को कंपेयर किया और आपको पता चला इस रूम का लेंथ उसका कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स। तो कंपैरिजन से पता चला ना 10। आपको मैंने कोई ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए बताया, तो आप जो मास का स्टैंडर्ड है ना 1 kg, आपने उसके साथ उसको कंपेयर किया और आपको पता चला इला ये तो उसका 5 टाइम्स। तो जब कभी भी आप मेजरमेंट करते हो मतलब आप कंपैरिजन करते हो, किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट का, और किसके साथ कंपेयर करके बेटा बोलो? स्टैंडर्ड्स के साथ। स्टैंडर्ड बोले तो, स्टैंडर्ड बोले तो हाँ, लेकिन इन जनरल अपने लैंग्वेज में स्टैंडर्ड बोले तो क्या? स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसका वैल्यू कहीं पर भी और किसी के लिए भी चेंज नहीं होता, जिसका वैल्यू कहीं पर भी और किसी के लिए भी चेंज नहीं होता, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कपड़े खरीदने को जाते हो या कोई भी चीज खरीदने को गए, आपको कोई चीज पसंद भी आ गई और उसको डन भी कर दो, सामने वाले को प्राइस पूछोगे शॉपकीपर को, और शॉपकीपर को कुछ भी बोलने दो, प्राइस शायद जितना आपने सोचा था ना उससे उससे भी अगर कम बोलेगा ना, तो हमारा फेमस डायलॉग रहता है, भैया ज्यादा बोल रहे, उसका भी फेमस डायलॉग रहता है, मैम और सर को स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ यही रेट रहेगा, कहीं कम ज्यादा नहीं रहेगा। तो स्टैंडर्ड का मतलब समझे बेटा, जिसका वैल्यू कभी भी किसी के लिए और कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। पॉइंट ऐसा कि स्टैंडर्ड आया कहां से?
ये सारे स्टैंडर्ड्स आए कहां से है सारे स्टैंडर्ड्स? देखो एकदम ओल्ड टाइम में हमारे पास मेजरमेंट के लिए कुछ सिस्टम ही नहीं, मेजरमेंट का कोई सिस्टम नहीं था बेटा हमारे पास। सब लोग अंदाजिफिकेशन, तुक्काफिकेशन, एडजस्टमेंट से सब कुछ काम करते थे। लेंथ मेजर करना है, लोग अपना हाथ ही यूज कर लेते थे, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड। लेकिन सबके हाथ का साइज सेम है क्या? एक ही डिस्टेंस 10 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सबके हाथ का साइज अलग अलग है। आई डोंट थिंक सो प्रॉपर मेथड है। आपको किसी ने टाइम पूछा, मस्त घड़ी में देखोगे बता दोगे? पहले लोगों के पास तो घड़ी भी नहीं थी, वो कैसे देखते थे सन का पोजीशन कहाँ पे है? उससे उनको टाइम का अंदाजा आता था, इसलिए बोला ना अंदाजिफिकेशन, तुक्काफिकेशन। अंदाज से बोलते थे इतना टाइम हो रहा हो, और घड़ी से तो एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं ना। हाँ, आपको किसी ने पूछा है कौन सा डायरेक्शन है, नहीं पता रहेगा तो आप क्या करोगे? मोबाइल निकालोगे, कंपास ऑप्शन में जाओगे, कंपास में दिख जाएगा ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा, साउथ। इसको भी बता सकते। पहले के लोगों को कैसे पता चलता था? सन और मून, रात को तो पता है, रात के समय में कुछ स्टार्स रहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, उससे उनको पता चलेगा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कर लेंगे कि भाई ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये सोचो अगर क्लाउडी होगा तो भी पता चलेगा। ऐसे बहुत सब दिक्कतें थी। और वैसे भी आपको पता है ना, हमारे इंडिया में मेजोरिटी लोग फार्मर्स थे, 75% लोग फार्मर्स थे। तो उनके पास क्या था? अनाज था, पैसा करेंसी तो ना के बराबर था। तो लोगों को कोई सामान चाहिए था, अनाज देते थे, बदले में से सामान ले लिया। कपड़ा चाहिए, अनाज दे दिया, कपड़ा ले लिया। मिठाई चाहिए, अनाज दे दिया, मिठाई दे दी। एक्सचेंज सिस्टम पे काम चला। आज भी बेटा पता है, एकदम इंटीरियर में चले जाओ, एकदम गांव वगैरह में लोगों के पास पैसे नहीं रहते, फार्मर्स के। तो वो क्या करते हैं, अनाज लेके जाते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप पे उसको बेचता है, उससे पैसा लेते हैं और पैसे से शॉपिंग करके घर पे। तो क्या कहते हैं, तो ऐसा सब सिस्टम पे काम चलता था। फिर ये प्रॉपर सिस्टम नहीं है बोल के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव एक जगह पे जमा हो गए, और सब लोगों ने मिलकर कुछ रूल्स रेगुलेशंस पर, वो लोगों ने एक लेंथ डिसाइड किया, बोला इसको 1 मीटर बोले। वो लोगों ने एक मास डिसाइड किया, 1 kg बोले। वो लोगों ने पेंडुलम एक टाइम सेट किया, 1 सेकेंड बोले। फिक्स कर दिया, रूल्स बना दी, और सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर। आज हम लोग उसी को यूज करते हैं, और उन्हीं का नाम क्या बेटा बोलो? स्टाइल। क्योंकि वही चीज सब जगह पे, कहीं पर भी कुछ कम ज्यादा नहीं। मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ, 1 मीटर चेंज होगा क्या? नहीं। इसके लिए सबको लोगों ने क्या नाम दे दिया? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? यूनिट। होप यू आर गेटिंग दिस। और कभी किसी ने पूछा कि मेजरमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? बोलो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन गिवन ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड के बीच का कंपैरिजन, उसी को हम लोग बोलेंगे बस। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? किसी ने पूछा फिजिकल क्वांटिटी मींस व्हाट, तो क्या बोलो? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लेंथ को मेजर किया हम लोगों ने, लेंथ कैन बी मेजर्ड, तो लेंथ इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। मास कैन बी मेजर्ड, तो मास इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर उनका मेजर हो सकता है, तो टेम्परेचर इज फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से कितना करंट में फ्लो हो रहा है मेजर हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी। रूम में कितना ब्राइटनेस है मेजर हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं बोलो? फिजिकल क्वांटिटी। Thousands of physical quantities है। Length, mass, time, area, volume, velocity, acceleration, force, work, kinetic energy, potential energy, total energy, pressure, power, momentum, density, impulse, बोलते हैं। हजारों है बेटे। उन thousands of physical quantities को हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। अमोल सर का क्लास हुआ आप लोगों को? कल हुआ था। सर ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स चालू किया।
जो थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है ना, सर ने भी दो पार्ट में स्प्लिट किया होगा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्या था ना बेटा, वैसा हम भी ए थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। क्या क्या बोलो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिनको अपने मेजरमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपने मेजरमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है वो फंडामेंटल, जिसको दूसरे की जरूरत है डिराइव्ड। सर एग्जांपल देके बताओ, मैं ऐसा नहीं समझ। ये बेटा अभी अभी आपको मैंने बोला था लेंथ मेजर करने के लिए, आप मीटर स्केल आया और आपने मुझे मेजर करके बता दिया, आपको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको टाइम पूछा, आपने घड़ी देखा बता दिया। मैंने मास पूछा, आपने बीम बैलेंस यूज किया बता दिया। किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है ना। टेम्परेचर पूछा, ऐसा थर्मोमीटर लाओगे 2 मिनट ऐसे रखोगे आपको पता चल जाएगा शुरू का क्या करना। करंट मेजर करना है, एमीटर पता ना, एमीटर लाओगे कनेक्ट करोगे रिफ्लेक्शन का पता चल गया। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, बिकॉज इनको अपने मेजरमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। डिराइव्ड क्या है, जिनको अपने मेजरमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत है। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल दिया भी होगा पास में कि बेटा गोवा वाला एग्जांपल देखो याद। बेटा मान लो आप सब ना, आपका कोई कॉमन फ्रेंड है गोवा में रहता है, उसका कॉल आ रही कल मेरा बर्थडे आ जाओ गोवा में एंजॉय करते 2-4 दिन। हम लोगों ने भी साइंस लिया, मैंने भी साइंस लिया, अभी अगला 2 साल तो परेशानी रहेंगे हम, चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं कर। आप लोग अपना BMW निकालोगे, ऑडी निकालोगे, पहुंच जाओगे बेटा वहां पे पहुंचोगे तो पूछेगा ना क्या स्पीड से है, तो बड़ा जल्दी है, क्या स्पीड से है, आप क्या बताओगे स्पीड कैसे बताओगे बेटा बोलो। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझो यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, और आप कितने टाइम में पहुंच गए बेटा बोलो 8 घंटे। 8 5 40 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। आपने बता तो दिया 50 किलोमीटर पर आवर, और 50 किलोमीटर पर आवर बताने के लिए आपको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा, डिस्टेंस और टाइम पे। ये दोनों के बिना आप स्पीड बता सकते थे क्या, इसके लिए स्पीड क्या हो गया, क्या हो गया बेटा बोलो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो किसी ने आपको पूछा इसका जरा डेंसिटी बताओ। आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बेटा डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, व्हाट इज मास, बीम बैलेंस यूज करना पड़ेगा मास के लिए। अब भाई बीम बैलेंस यूज करोगे, इसका मास फाइंड आउट कर लोगे, कितना लिख दोगे यहाँ पे मास। इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, इसका लेंथ मेजर करोगे, ब्रेड्थ मेजर करोगे, थिकनेस मेजर करोगे, और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, मास का वैल्यू यहाँ पे रखो, वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पे रखो, सॉल्व करो, आ गया डेंसिटी। पर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों पे डिपेंड होना पड़ा कि नहीं, तो हम लोग क्या बोल देंगे बेटा बोलो, तो वी आर गेटिंग द फंडामेंटल और डिराइव्ड क्या है। पक्का सबको समझा है ना बेटा, ठीक। तो अभी और कितने डेफिनेशन हो गए, 2 डेफिनेशन और ऐड हो गए, कौन कौन से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। पहले 2 क्या डिस्कस किया था, मेजरमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और वो डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होने, फंडामेंटल होने दो कि डिराइव्ड होने दो, डजंट मैटर, दोनों में से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होने दो बेटा, फंडामेंटल और डिराइव्ड, उनको मेजर तो करेंगे ना हम लोग, उनको मेजर तो हम लोग करेंगे। मेजर करेंगे मतलब क्या करेंगे, किसी न किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें, किसी न किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें, और जो स्टैंडर्ड है उसी का नाम क्या है, यूनिट। मतलब उसका किसी ने, मतलब सबका यूनिट तो होगा ही होगा, नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो मेजर हो सकता मतलब उसका यूनिट है, और उसमें फंडामेंटल भी होंगे, डिराइव्ड भी होंगे। तो जो फंडामेंटल वाले फिजिकल क्वांटिटीज उनको क्या बोल देंगे बेटा बोलो, मतलब उनके जो यूनिट्स उनको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट,
और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड। तो इस तरह से टोटल 6 डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया भाई। बोलो क्या क्या, मेजरमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड। अच्छा लिख ले इसको, बोलना हमारा बर्थ राइट है ना, जन्म से अधिकार है ना बेटा बोलना, लिख लेंगे तो शायद नहीं बोलेगा। ये मैंने बताया, मैं जो बोलता हूँ। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखो, मेजरमेंट। डन, मेजरमेंट लिख दिया, उस पर नीचे स्टार करके लिखो, मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन, measurement is a comparison between, measurement is a comparison between given object, between given object and a standard. Measurement is a comparison between given object and a standard. Full stop. Standard is called unit. Standard is called unit. Standard is called unit. Standard is called unit. Done? हो गया यहाँ तक? अगला पार्ट, next. Anything which can be measured, anything which can be measured, anything which can be measured is called, anything which can be measured is called physical quantity. Anything which can be measured is called physical quantity. Anything which can be measured is called physical quantity. Done? Next. Heading down, fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. Write down. Write down. A physical quantity. A physical quantity. A physical quantity. A physical quantity. Which does not depend, a physical quantity which does not depend on other physical quantities, which does not depend on other physical quantities, on other physical quantities for its measurement, for its measurement is called fundamental physical quantity. Is called fundamental physical quantity. That a physical quantity which does not depend on other physical quantities for its measurement is called fundamental physical quantity. अगला लिखो बेटा, derived physical quantity. Derived physical quantity. Write down.
of physical quantity which depends of physical quantity which depends on other physical quantities for its measurement is called derived physical quantity. Is called derived physical quantity. Done. अगला दो एडिट डालो fundamental units and write down units of fundamental physical quantities. Units of fundamental physical quantities. Units of fundamental physical quantities are called fundamental units. Next, derived units. क्या लिखेंगे बेटा बोलो? Units of derived physical quantity. Units of derived physical quantity. Units of derived physical quantities are called derived units. Yes. Done. Yes. Fine. अभी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है आप लोगों को, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज विल बी गिवन टू यू एंड दे वांट टू नो इसमें से कौन सा फंडामेंटल और कौन सा डिराइव्ड है. तो आपको कैसे पता चलेगा बेटा फंडामेंटल कौन सा डिराइव्ड कौन सा है? हाउ डू यू कम टू नो? लिस्ट बनाना पड़ेगा बिकॉज बेटा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. आपको अगर ऐसा लगता है कि सर फंडामेंटल होगा किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका एक ही यूनिट होगा. जैसे लेंथ, उसका यूनिट क्या है? मीटर. मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन. तो इसका सिर्फ एक ही नाम रहेगा, मतलब एक ही यूनिट रहेगा, तो समझ लेंगे भाई वो किसी पे डिपेंड नहीं, वो फंडामेंटल. और जिसका दो यूनिट रहेगा, जिससे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड दोनों पे डिपेंड है, डिराइव्ड हो गया. डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब, दो आया, डिराइव्ड है. बट ऐसा बेटा हम लोग नहीं बोल सकते. जैसे बेटा न्यूटन, इसका यूनिट है फोर्स. हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन. एनर्जी को क्या लिखते हैं? जूल. एक ही नाम है ना, बट ये दोनों भी डिराइव्ड है. तो ऐसा हम लोग मतलब नहीं बोल सकते. तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है बेटा, बोलो क्या? लिस्ट बना लेंगे. आप बोलोगे सर थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है सर, हमारा नोटबुक भर जाएगा लिस्ट बनाने. एक थाउजेंड को लिखने का, जो फंडामेंटल है सिर्फ वही को लिखी. For kind information, there are only 9 fundamental physical quantities. सिर्फ 9 ही fundamental physical quantities है.
rest all thousands of physical quantities are derived. So fundamental सिर्फ no. Yes? चलो सुनेंगे सब बेटा ध्यान से। हम लोग अगला क्वेश्चन क्या लिखेंगे? List of fundamental physical quantities. List of fundamental physical quantities. आप अभी मत लिखो, बाद में लिखो ना बेटा, पहले देखो, बाद में लिखेंगे बेटा प्लीज। हम यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट और उसका सिंबल। यस, अभी सबसे पहला जो है लेंथ, यूनिट आपको पता है, बेटा लेंथ के लिए मीटर ही होता है, सिर्फ 2 ही होता है, मिली होता है, तो भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे मीटर से जस्ट बड़ा क्या होगा? डेकामीटर। उससे भी बड़ा हेक्टोमीटर, उससे भी बड़ा किलोमीटर, उससे भी बड़ा मेगा, फिर गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। मीटर से छोटे वाले डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और ये सब हमारे हैं। एंगस्ट्रॉम भी है बेटा, माइल भी है, बहुत सारे। बट उनमें से हमने इसको ऐसा ही बता दिया, मतलब जो सब जगह पे यूज होता है, ऐसा ही बोले तो क्या? स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सब लोग इसी को फॉलो करते हैं। क्या तो उसका ऐसे नोट क्या रहेगा बेटा, बोलो? लेंथ। दूसरा क्या है? मास, किलोग्राम, केजी, किलोग्राम केजी। लेंथ का मीटर एम, मास का किलोग्राम केजी। नेक्स्ट सेकेंड, एक्चुअली टाइम है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? सो लेंथ मास टाइम। भाई आपको पता है इसके लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, घड़ी देखा टाइम आ गया, बीम बैलेंस लिया मास आ गया, मीटर स्केल लिया लेंथ आ। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बेटा, बोलो? एम्पियर। लास्ट टाइम भी पूछा था, इलेक्ट्रिक करंट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और करंट अलग अलग एक ही लगता है ना? अलग अलग क्या पता, शायद बताया भी था, अलग अलग है। करंट बोले तो फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो ले, वहां का ग्लास और वहां का ग्लास तोड़ दो बेटा, मत तोड़ो, सब बोल रहा हूं, तोड़ दो वहां पे, पता है बेटा एयर का फ्लो चालू हो जाएगा, क्रॉस वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं। एक जगह से एयर आएगा, दूसरी जगह से बाहर जाएगा, एक फ्लो चालू हो जाएगा, बोले तो एयर करंट। हायर लेवल पे वाटर है, लोअर लेवल पे वाटर है, पाइप से ज्वाइन कर दो बेटा, हायर से लोअर की तरफ वाटर का फ्लो चालू हो जाएगा, क्या बोलेंगे? वाटर का। एक पॉइंट हायर टेम्परेचर पे, दूसरा लोअर पे, वहां पर भी हीट का फ्लो चालू हो जाएगा, हीट का। तो किसी भी चीज का फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट।
और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट द चार्जेस इन मोशन। फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट्स है ना, मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो, बहुत सारे। तो उसमें से एक पार्ट जिसमें हम चार्जेस के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट है वो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये तीन चीज अलग अलग समझे बेटा, फिर भी हम लोग जब इस टॉपिक पे आएंगे तो मैं लिख के दूंगा। ठीक, फिलहाल इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ए। नेक्स्ट, टेम्परेचर। यूनिट क्या होगा बेटा, बोलो? केल्विन। टेम्परेचर केल्विन। So length, mass, time, electric current, temperature. Next, luminous intensity. Candela. Candela बोले तो सीधे। Candela. What is luminous intensity? Brightness. उसमें देखो कितने सारे लाइट्स हैं, बाहर से भी लाइट आ रहा है। ब्राइटनेस, सारे कर्टन्स लगा देंगे, सारे लाइट्स को ऑफ कर देंगे, एक दूसरे को भी देख पाएंगे? अंधेरा हो जाएगा। थोड़ा सा लाइट चालू करो, छोटा सा, एटलीस्ट एक दूसरे का थोड़ा देख सकते हैं तो लाइट रहेगी। दूसरा एक बड़ा सा लाइट चालू करेंगे, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, ट्यूब जलाते जाओगे, मोर एंड मोर ब्राइटनेस होगा कि नहीं? ये जो ब्राइटनेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट इज कैंडेला। कैंडेला, यूनिट इज कैंडेला, सिंबल इज C. Next, amount of substance, MOL, MOL, ठीक है, MOL। ये कहाँ पे यूज करोगे? केमिस्ट्री लैब, कॉलेज जाओगे, एक्सपेरिमेंट्स। पता नहीं बेटा, स्कूल में तो आप लोगों को दूर से सिर्फ दिखाते हैं ना, वो देख, एमीटर, वोल्ट मीटर, पता है बच्चे हैं तोड़ेंगे, वो तो जानबूझ के ही मस्ती मस्ती में तोड़ते हैं, उसको फिर मस्ती भी रहती है ना बेटा। तो कॉलेज में ऐसा नहीं, कॉलेज में आपको यूज करने के लिए देंगे, और वो जानते हैं कि आप लोग उधर भी तोड़ोगे, इसके लिए आप लोग उससे पहले ही पैसा ले लेते। आपको भाई कॉमर्स और साइंस के फीस ऑलमोस्ट सेम ही रहते, क्या डिफरेंस आता है बेटा पता है? इसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, उसके लिए 7-8 हजार इनका फीस जाता है, प्रैक्टिकल्स का चार्ज रहता है, तो आपसे पहले चार्ज रहता है, तो ना तोड़ो ना, कोई प्रॉब्लम। उसमें से भी कुछ ज्यादा तोड़ोगे तो फिर उसका भी फाइन अलग से लेंगे। तो जानबूझ के तोड़ने का कोशिश मत करना कि भाई फीस बढ़ गया ना, मेरा पापा का मैं तोड़ूंगा, ऐसा प्लीज। यानी आप तो जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे ना, तो वहां पे आपको केमिकल्स जो है ना, वो मोल में मेजर करना होगा, 1 मोल ऑफ अ केमिकल, 2 मोल ऑफ अ केमिकल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले तो मोल। ये है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बेटा बोलो? लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आप बोलोगे सर आप तो 9 बोले, 7 ही है सर। बेटा सच बोले तो 7 ही पहले थे, और यही हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो बाकी के 2 भी मैं बताऊंगा, वो लेटर ऑन इस टेबल में ऐड किया, बाद में ऐड किया। इसके लिए उन दोनों को एक अलग से भी नाम है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या बेटा बोलो? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो लेटर ऑन इसमें ऐड किया गया। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। पहला क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बोले तो क्या? जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। उसका यूनिट क्या है? RAD। और नेक्स्ट क्या बेटा बोलो? सॉलिड एंगल। क्या होगा बोलो? स्टेरेडियन। बोले तो ऐसा। अब सॉलिड एंगल क्या बेटा बोलो? सॉलिड एंगल
फिलहाल अभी ये आगे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रखो, एंगल इन द सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड एंगल इन द सॉलिड इज कॉल्ड, जैसे भेलपुरी वाला, पता ना ऐसा लास्ट में ऐसा भेलपुरी के एंड में देख, भेलपुरी में जिसको देते हैं वो लोग पेपर का जो बनाते हैं बेटा, तो उसके लास्ट में एंगल है कि रात को खाना खाने के बाद आप नेचुरल्स वाले के पास जाते हो आइसक्रीम खाने, कोन में जो आइसक्रीम भर के देता हो कोन के लास्ट में एंगल है कि, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बोलो सॉलिड एंगल। तो फिलहाल सिर्फ दिमाग में इतना रखो, एंगल इन द सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसका मीनिंग क्या है डिस्कस करेंगे विद रीजन, क्या है उसका फार्मूला क्या है, सब अपन डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो फिलहाल ये हमारा हो गया लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो लास्ट के दो है उनको और हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, बोलो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेटा देखो ना, इसमें से सबके बारे में हम जानते हैं, लेंथ के बारे में जानते हैं, मास के बारे में जानते हैं, टाइम के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जानते भी क्या है, फील भी किया होगा किसी किसी ने, तो किया ना बेटा। टेम्परेचर पता है, लुमिनस इंटेंसिटी बता दिया बेटा, ब्राइटनेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने बताया, केमिकल मेजर वगैरह करने के लिए आएगा 1 मोल 2 मोल लाइक दैट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, प्लेन एंगल, ट्रायंगल्स हम ड्रॉ करते हैं। थोड़ी देर के लिए सॉलिड एंगल बोले तो एंगल इन द सॉलिड, उसका क्या मीनिंग है अपन करेंगे, तो छाप लो बेटा इसको पहले, फिर आगे बढ़ो।
बेटा बोलो। हाँ बेटा में खुश हो। थैंक यू। चलो बेटा हो गया सबका लिख के डन। कुछ पूछना बेटा आपको? हाँ बोलो। फिर इलेक्ट्रिक करंट को सर जैसे मापने के लिए क्यू ओपन टाइम यूज करते हैं, सर वो तो हो गया ना। देखो कैसा है ना, जो करंट होता है ना, आप जो बोल रहे हो ना, रेट एट विच, मतलब करंट क्या है? रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मूविंग। लेकिन बेटा इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? एमीटर। अपन वोल्टमीटर। हाँ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर मैं बता रहा हूँ उसका रीजन। देखो एक बेसिक डेफिनेशन हो, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज पोटेंशियल आइडिया? Work done on a charge to move it from one point to the another point. मतलब वो वर्क डन ऑन चार्ज है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, मतलब कैसा ना, रेट है टाइम के हिसाब से कितना, लेकिन बेटा कैसा ना, वो अपने फ्लो पे डिपेंड है, नंबर ऑफ चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन्स है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही चार्ज होता है, और किसी पे चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनके ऊपर ही चार्ज है, तो उनका क्या फ्लो है, बस वो होता है करंट। मतलब बेसिक बात बताया ना, करंट अगर देखेंगे तो क्या, किसी भी चीज का फ्लो, फ्लो इज करंट। गेटिंग में उसके लिए तो कुछ ऐसा है नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं करना क्या रेट से फ्लो हो रहा है, बस उतना ही देखना, उसके लिए करंट हमारा। और क्या सर मास होने कैसे किया है, एक बेटा कैसा होता है ना, एक बात बताओ, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में, और आना भी चाहिए, क्लास में से बात है। एक बात बोलो बेटा, ये जितनी भी चीजें हैं आपको क्या लग रहा है कैसे मिला होगा? मतलब असल आपसे पूछ रहा, आपने मेरे को पूछा, सॉरी मैं आपको रिवर्ट कर रहा हूँ, बट आपको क्या लग रहा है कैसे आया होगा ये सब चीज? पॉसिबल है, पॉसिबल है ऐसा कुछ मास मेजर कर पाना? कैसा रहता है ना, देखो अभी जैसे आपको पता है सन का टेम्परेचर क्या है, लेकिन हम मेजर कर सकते हैं? नहीं, वो वेट भी उसका पता है, वेट भी हमको पता होगा, सन का मास, मून का मास, अर्थ का मास, सबका मास हमको पता। सोचो बेटा उसका मास मेजर करने के लिए तो वहां पे जा भी सकता है क्या? कोई सन के आजू बाजू जा भी सकता है? पता था ना बेटा, सब दो साइंटिस्ट लोग थे, एक साइंटिस्ट बोला यार सब लोग मून पे जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, चलना अपन सन पे जाते। दूसरा वाला बोला पागल है तो साइंटिस्ट है क्या बकवास कर रहे हैं? पता है ना, सॉलिड को हीट सप्लाई करेंगे तो गैस, लिक्विड उसको और हीट सप्लाई करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होता है। सन पे जाएगा ना बेटा, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में भी नहीं जाएगा, सीधा गैस में कन्वर्ट। सन पे जाने के लिए आया, उसको क्या बोला पता है? मेरे को पागल समझा साइंटिस्ट को, पागल हो क्या, रात को जाऊंगा मैं। सो देखो बेटा कैसा ना, एक बार बताओ कैसा होता है, ये सब कैसे मेजर करके बताओ? कुछ कुछ ना कैलकुलेशन है, कुछ कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जिससे जितने भी लॉस आप पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो, सारे लॉस क्या है, व्हाट आर द लॉस? सारे लॉस क्या है? एक सिंपल स्टेटमेंट, क्या है? सिंपल स्टेटमेंट, एक छोटा सा स्टेटमेंट, छोटू इज अ गुड बॉय, छोटू इज अ गुड बॉय, एक स्टेटमेंट है, बट क्या ये लॉ है? प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ये लॉ है? नहीं, लेकिन जितने लॉस है वो सिंपल स्टेटमेंट ही है ना। क्या फर्क है बेटा दोनों में? फर्क ये है कि जो अपने बुड्ढे लोग थे, आई मीन न्यूटन, आइंस्टाइन, बाकी सब जितने भी लोग थे, फैराडे, मैक्सवेल, ये लोग क्या करते थे बेटा पता है? कोई भी चीज उनका दिमाग थोड़ा अलग चलता था, अपने से अलग चलता था, शायद आज उसके लिए उनका नाम बुक में आता और लोग साइंटिस्ट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो जो एप्पल था उसके सर पे गिरा, तो सोचने लगे भाई काय को गिरा, उनके जगह अपन होते तो क्या करते? आजू बाजू में देखते हैं एप्पल के घर पे, तो शायद इसके बाद हम साइंटिस्ट नहीं है, वो लोग अलग नजर से देखे, तो कोई भी चीज को ऐसा देखते थे, उनको ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है करके उसके बारे में सोचते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे, जब ये प्रूव हो जाता था यार ऐसा ही होता है,
और ऐसा क्यों होता है, उसका एक लिमिट तक आंसर्स फाइंड आउट करने का कोशिश करते थे, तो वो पता चल जाता था, दुनिया को बोलते थे देख भाई ऐसा होता है। दुनिया वाले क्यों उनकी बात सुनेंगे, दुनिया वाले जाके उसको वेरीफाई करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगा, थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन होगा, उस वेरिफिकेशन में बात अगर हो जाएगा हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, तो वो क्या बच जाता है, लॉ। तो बेटा ना जो भी सिर्फ स्टेटमेंट्स है, आगे हम लोग बहुत सब ऐसी चीजें पढ़ेंगे ना, एक फॉर्मूला है लैम्डा टी इक्वल्स टू बी, वेवलेंथ क्या है, कौन से कलर का है, उससे उसका वेवलेंथ आ जाए, बी का को कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी वजह से हमको पता चल जाएगा कि सन का टेम्परेचर क्या है। इसी तरह से किसी भी प्लेनेट का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से मास की बात है, अर्थ का मास को ऐसा फाइंड आउट नहीं कर सकता। हम लोगों ने देखा किसी बॉडी को एक हाइट से गिरा दो, गिराओगे तो अर्थ खींचता है ना, फोर्स हमको पता है, F equals to G m1 m2 by r, उसमें से भाई अर्थ का मास आ जाएगा ना, क्या मास है, क्या फोर्स के साथ नीचे आया, गेटिंग मी दिस। इस तरह से सारे नाम एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुए। अब जैसा सोच रहे कि फिजिकली हम लोग कोई भी चीज को 2-4 किलो 5 किलो कैसा मेजर करते हैं, ऐसा कोई अर्थ का जाके मेजर किया होगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। मेरी बात सबको समझा? देख बेटा एक और आज बात बता दे, आज हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं मिले, कुछ लोग इसमें फर्स्ट टाइम भी मिलेंगे। एज बीइंग अ साइंस टीचर मुझे बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट फैक्ट है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखो हमारा साइंस जो भी हम पढ़ते हैं वो क्या है, नेचर को समझने का एक कोशिश है, एक अटेम्प्ट। उसने नेचर को समझने का कोशिश किया है, साइंस समझा है ऐसा नहीं बोल सकते। आज हम लोग कितना भी बोलते हैं हमारा साइंस बहुत एडवांस्ड हो, क्या ये बात सच है? नहीं दिखने वाले एक छोटे से वायरस 2 साल से हमारे नाक में दम कर रखा है। नो डाउट वैक्सीन आ रहे हैं, आने में कितना दिन गए, कितनी जाने गई, पर हमारा साइंस बहुत ज्यादा एडवांस है तो रोक लेता है ना फटाफट से। हमारा साइंस बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बोलना ग्लोबल वार्मिंग को रोक, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, उसको बोलना जरा बता दे सुनामी आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, इधर से जमीन खिसकने वाली है, मत रोक, बता तो दे, जाने तो बच जाएंगी कम से कम, बता सकता बेटा। मतलब हमारा साइंस चाह के बिना नेचर का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन ना नेचर की खसकी ना, साइंस का SCIENCE सब अलग अलग कर 2 साल से देख रहे हैं। अभी अभी देखो बेटा, पिछले वीक में ही देखो आपने दापोली कोल्हापुर साइड क्या हालत देखा कि नहीं? 2 साल पहले देखा केरल पूरा बह गया बेटा, बिल्डिंग का बिल्डिंग बह गया, गिरा नहीं, बह गया। ऐसा 2 बार ना उत्तराखंड में हो चुका। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? तो बेटा एक लिमिट के बाद ना हम लोग शायद आंसर कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकते। एक लिमिट तक आंसर से हाँ ऐसा है ऐसा है, एक लिमिट के बाद हम आंसर भी नहीं दे सकते। पर ठीक है, ये सब चीजें गलत है ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी वजह से तो सारी चीजें हो रही है। मेरा बात सबको समझ में आए? तो फिजिक्स इज अजम्पशन, तो सिर्फ अजम्पशन नहीं है, रियलिटी भी है, उसको हम लोग फील कर रहे हैं ना, फेस कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग इट। ठीक है, तो ये सब लोगों ने लिख लिया, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया बेटा। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। तीसरा क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए आता है एग्जाम्स में। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड? क्या बेटा बोलो, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड? ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके प्रॉपर्टीज क्या है, या इनके प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए इनका? जैसे हम लोगों का प्रॉपर्टी है ना, 2 लोग बैठेंगे तो प्रपोज भी करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा पॉसिबल है क्या? करेंगे, हमारा नेचर प्रॉपर्टी हमारा। उसी तरह से जो स्टैंडर्ड्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस तरह के होने चाहिए, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स? तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्या होना चाहिए बेटा बोलो, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इस यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे बेटा मैंने आपको बताया ना कि उस समय पे जितने भी
मतलब जितने भी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव एक जगह पे जमा हुए, सब लोग एक जगह पे जमा हुए, और लोगों ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, भाई 1 मीटर कहलाएगा, इसको 1 kg बोलेंगे, इसको 1 सेकेंड बोलेंगे, सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए। मान लो सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, पर चाइना को तो कीड़े करने की आदत है, नालायक है। और मान लो उसमें भी कीड़े किए होता और बोलता नहीं नहीं मेरे को नहीं फॉलो करने का, अपना नियम खुद का बनाओ, और उसने ऐसा बोला होता, तो क्या आज हम इन सबको स्टैंडर्ड्स बोल पाते बेटा? नहीं बोल पाते ना हम लोग इनको स्टैंडर्ड्स। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड। क्योंकि सब जगह पे वही चीज है, कहीं पर भी अलग नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। It should be universally accepted. Second point, it should be easily available and reproducible. क्या होना चाहिए बेटा बोलो? It should be easily available and reproducible. ये हमेशा easily available भी होना चाहिए और reproducible भी होना चाहिए। शायद इसका मीनिंग आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, नहीं इसका मतलब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि शायद उस चीज को फील भी नहीं कर सकते। आप लोग 15-16 साल के रहोगे, यही है ना, 15-16 ईयर्स। आई एम 42-43, 25-26 साल का डिफरेंस है आप में हमारे में। एज वाइज तो 26 का ही डिफरेंस है, बट अटायर वाइज, मेमोरीज वाइज हम लोगों में 100 साल से ज्यादा का डिफरेंस। हमारे बचपन से अपब्रिंगिंग में और आपके अपब्रिंगिंग में बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। 20 साल में, पिछले 20 साल में तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है बेटा, टाइम के साथ चेंज आता है। बट जो चेंज 70-80-100 साल में आनी चाहिए थी ना, वो चेंज 20 साल में आ गया। इसके लिए आप लोग में और हम लोग में बहुत बड़ा गैप आ गया है। ठीक है, हम आपके जैसे होने की कोशिश करते हैं और सब हो भी जाएंगे, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं ना बेटा। शायद 100% नहीं, बट किसी एक्सटेंट तक तो हो ही जाएंगे। चाहते हो डिफरेंस क्यों है? मैं आपको बताया ना बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ना, अवेलेबल, इजिली अवेलेबल का मतलब। पता गांव में हमारा बहुत बड़ा घर है, गांव में सबके बड़े घर होते हैं, हमारा थोड़ा बड़ा घर है, और वहाँ पे एक टेलर थे, 10 साल पहले उनकी फुल एक्सपायर हो गई, इन द एज ऑफ 89। बचपन से वो टेलरिंग का काम करते थे पूरी लाइफ तक। तो मैं बहुत छोटा था तब से उनको मैं देखते आ रहा था, तो लाइफ में उन्होंने कभी मेजरिंग टेप यूज ही नहीं किया। एज बीइंग टेलर उन्होंने लाइफ में कभी मेजरिंग टेप यूज ही नहीं। उनके इसके ऊपर ही बना रहता था, 1 मीटर है, इतना इतना है, उसी का उन्होंने एक धागा बना लिया था, एक रस्सी जैसा बना लिया था, उसी से मेजर करते थे। समटाइम्स तो ऐसा ही 1 2 3 4, और बेटा हम परफेक्ट सिल के देते थे। मे बी उनका एक्सपीरियंस था शायद इसकी वजह से, बट मैं उसका मीनिंग बता रहा हूँ कि भाई अभी भी अवेलेबल होने का मतलब समझ रहे बेटा क्या है? शायद उनको नहीं मिलता होगा, इसके लोग अपने हाथ से यूज करते होंगे, या आई कैन से उन्होंने कपड़े का ही बना लिया था, उनको नहीं मिलता होगा, इसके लिए उन्होंने बनाया था ना। अगला बोलूंगा तो हिल जाओ। शायद आपके पापा मम्मी से पूछना कभी कि आपके पापा मम्मी मेरे एज के ही होंगे, बिकॉज मेरे बच्चे आप लोगों के एज के हैं। तो पूछना उनसे, जिस गांव से मैं था ना बेटा, मतलब मोस्टली सब जगह पे वही हालत है, बहुत गरीबी थी। अगर किसी एक की शादी हो गई ना, तो उसके कपड़े पे पूरे गांव की शादी होगी, एक ही कपड़े पे। अजीब लग रहा है, कितना अजीब लग रहा है, क्या बोल रहे हो? फैक्ट बोल रहा हूँ। वो कपड़ा शादी का हो गया ना, उसको सके रख दिया जाता किसी और के काम में, और उसका उस कपड़े से मेरे को लग रहा है गांव भर के लोगों की शादी हो जाती थी। मतलब मैं चीजें बता रहा हूँ कि अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है। मैं बहुत छोटा था जब गांव में पढ़ता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड से मेरी पूरी पढ़ाई मुंबई में हुई है, लेकिन उससे भी पहले नहीं, वो तो बालवाड़ी, ये सब वो सब, तो उस सब स्कूल में जब उस समय मैं
पढ़ता था ना बेटा, तो हमारे गांव का जो मुखिया था ना, उसने ना बाइक लाया, बुलेट। पहले बेटा दो ही टू व्हीलर होता था, एक बुलेट और एक राजदूत, दो ही बेटा, और कोई तीसरा बाकी है यामाहा, ना होंडा, ना हीरो होंडा, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो अभी भी आई टीवीएस है वो, पहले दो ही था बेटा, बुलेट और राजदूत। फिर बीच में बुलेट का फैशन गया, फिर आया है 5-7 साल 10 साल से, फिर अभी फिर जाने वाला है। पता ना कैसा तोड़ रहे पुलिस वाले, जिसका बुलेट में साइलेंसर है ना साहब, फट 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 आवाज आ रही है ना, उसको फाइन मारे 3,000 4,000 5,000 फाइन मारे। पहले 10 लोगों को खड़ा करके रखा था मैंने हाईवे पे, और फिर उसका क्रेज जाएगा, फिर 10-20 साल के बाद आएगा। उस समय पे क्रेज था बेटा। तो जो बुलेट लेके आया था ना, मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब क्या लेवल था उस समय। उस बुलेट को देखने के लिए 50 गांव के लोग आए थे कि बुलेट होता कैसे। कितना अजीब लग रहा, आप लोगों को सुन के ही अजीब लग रहा है सर, क्या बोल रहे हो सर, फैक्ट है। आज से ठीक 20 साल पहले, आज मोबाइल मतलब कुछ नहीं आप लोगों को, आज से 20 साल पहले ना बेटा, कोई अपने जेब से मोबाइल निकालता था ना, 100-200 लोग देखते थे, अरे सही आदमी भाई, बड़ा आदमी। क्यों? आउटगोइंग 16 रुपीज पर मिनट था और इनकमिंग 8 रुपीज पर मिनट। कॉल आएगा भी ना तो उसका भी 8 रुपए आपके से कटता था। 2001 तक की बात बता। मैंने जब लाइफ में यूज करने का चालू किया मोबाइल, तभी 1 रुपया 1.5 रुपया पर मिनट था, 2003 में। और आज देखना क्या है, फ्री फ्री फ्री, थैंक्स टू जियो। सब फ्री 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 है ना। ऐसा अपने को लगता है फ्री 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 नहीं है, अच्छा खासा पैसा लेते हो। पर ठीक, आजकल पैसा अवेलेबल है तो अपने को पता नहीं चलता बेटा ना। जब हम लोग स्कूल्स में थे ना, स्कूल्स में तो फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक हमको याद है बेटा। 10th स्टैंडर्ड मतलब मैं कब की बात बता रहा हूँ, 96 97 की बात बता रहा हूँ। हम 5 दोस्त हुआ करते थे। हमको घर से ना रोज का पॉकेट मनी कितना मिलता था बेटा पता है? 2 रुपया मिलता था हमको पॉकेट, एक दिन का स्कूल जाने आने का, जो भी आप समझते। तो बेटा ना, हम पांचों का फिक्स था 2-2 रुपया, वो फिक्स बेटा। पता ना, सुबह सुबह जलेबी बनाते हो, तो हमारे स्कूल के गेट के थोड़ा आगे एक जलेबी बनाता था। हम 2-2 रुपया 5 लोग जमा करते थे, 10 रुपए का ना 1 किलो जलेबी खरीदते थे, और हम 5 लोग मस्त खाते थे और फिर जाते थे। हमारा हमारा रूटीन था बेटा, हमारा रूटीन। बेटा मैं बता रहा हूँ 10 रुपए का 1 किलो जलेबी आज मिलेगा, समझे बेटा? तो बहुत बहुत सब चेंजेस। दूसरी बात मेरे, एक ना एक पूरी बिल्डिंग में एक टीवी हुआ तो बहुत बड़ी बात। पूरी बिल्डिंग में अगर एक टीवी हो गया ना तो बहुत बड़ी बात। और कोई अच्छा सीरियल आता था ना, रामायण महाभारत, तो पता चला सारे बिल्डिंग वाले ना उसके घर में। कभी कभी तो जिसके घर में ना टीवी है ना, वो घर वाला घर के बाहर, और बाकी लोग उसके घर में अंदर। तो लोगों को बुरा नहीं लगता था बेटा, सब बहुत प्यार मोहब्बत से सब साथ में रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और आज देखो ना बेटा, हर जेब में टीवी है, हर जेब में टीवी है। आज हमारे मोबाइल में क्या नहीं, मेरे को बोलो। वो भी टीवी में ना 2 चैनल्स था, आज हमारे टेलीविजन में 200 चैनल्स। वो भी टाइम टू टाइम आता था, रात को 11 बजे सब बंद, सुबह 7 बजे चालू होता था, 10 साढ़े 10 तक, 2:30 बजे चालू होता था, 5 बजे तक, 7 बजे चालू होता था, 11 बजे तक, बस। और 2 चैनल। आज तो हमारे पास 200 चैनल है, 24/7 जो देखना है बेटा। हम लोगों को याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो किसी मूवी का 2-4 गाना दिखाते थे आधे घंटे में, उसका नाम बोलते थे चित्रहार, छाया गीत। बाद में उसका नाम चेंज किया रंगोली। संडे 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 सुबह सुबह 7:30 से 8 रंगोली आता था। लोग उसको देखने के लिए ना वेट करते थे, संडे आने वाला है, रंगोली देखेंगे, रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे। बेटा आप लोगों के दिमाग, आप लोगों के पास क्या है? जब चाहिए तब है बेटा, लाखों गाने आपके मोबाइल। हाँ या ना? तो बेटा सोचो ना, कितना बड़ा चेंज आ गया हमारे और आप लोगों में, बहुत बड़ा चेंज है। और ये सब नो डाउट साइंस की वजह से है। हम न्यूटन को इतना गाली देते हैं, न्यूटन की वजह से ही गाली देते हैं ना, काय को एप्पल गिरा, पेड़ ही गिर जाना चाहिए, आधा फिजिक्स खत्म हो गया होता, हमारा बर्डन कम हो गया होता। अरे बर्डन तो कम हो गया होता, ये सैटेलाइट में तो पता है, ये जो हमारा जो रिवोल्यूशन आया है ना हमारे इस बोलते हैं ना नेट में, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और सैटेलाइट की ओरिजिन कौन है बेटा पता है? न्यूटन। डोंगर पे बैठ के पत्थर फेंक रहे, उधर से उनको सैटेलाइट का आइडिया।
इतने बड़े पत्थर के सामने छोटा सा पत्थर फेंका तो कैसा उसको घूम के जा रहा है। तो इतने बड़े मास को, अर्थ के मास के ऊपर एक बड़ा सा मास फेंक देंगे तो भी अर्थ के सराउंडिंग में घूमेगा। ऐसा उनके दिमाग में इमेजिनेशन, और वहां से उन्होंने सैटेलाइट के बारे में सोचा, लोगों को बताया। तो हर चीज का दो पहलू होता है। मैं जो आपको बता रहा था, अवेलेबल और रिप्रोड्यूसिबल का मतलब समझा ना बेटा? पता है ये जो मीटिंग हुआ था कहाँ पे हुआ था? पेरिस। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ। आज भी वहां के म्यूजियम में वो 1 मीटर का लेंथ, 1 केजी का मास पेंडुलम आज भी वहां पे पड़ा हुआ है। तो क्या आज हम अपने मेजरमेंट के लिए पेरिस जाते हैं? अगर बार बार पेरिस जाना पड़ता तो अपने मेजरमेंट के लिए कोई फॉलो ही नहीं करता। अपनी आधी जिंदगी तो आने जाने में खत्म हो गई। कपड़ा खरीदा, दुकान वाले को लेके पेरिस, सिलाने को जाना, टेलर को लेके पेरिस। ऐसा होगा तो कोई फॉलो करेगा क्या? करेगा ही। इसलिए फॉलो कर रहे क्योंकि हम सबके पास अवेलेबल है, और उसके जैसा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बन गया, बना दिए, तो वो रिप्रोड्यूसिबल भी है और अवेलेबल। होप यू आर गेटिंग दिस। तो दूसरे पॉइंट का मीनिंग समझा? ये जो स्टैंडर्ड्स है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। सबको क्लियर है बेटा? अगला, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिशेबल? चेंज होना, डैमेज होना, खराब होना, लाइक दैट। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ये पेरिशेबल नहीं होने चाहिए। जैसा हमारा गवर्नमेंट हर 5 साल में चेंज होता, समझो ऐसा हर 5 साल में सब चेंज होता तो कितनी डिफिकल्टी होती। हर 5 साल में लेंथ अगर ऑल्टर होता, कभी किसी के पास सामान मांगने को जाओ, कोई रस्सी दे दो 10 मीटर, कौन से 5 साल वाला मीटर पूछता ना, कौन से 5 साल वाला मीटर? हर 5 साल पे मीटर का लेंथ चेंज हो रहा। अगर ऐसा होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता ना बेटा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब चीजें। ये सिस्टम ही कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बट थैंक्स कि ऐसा कुछ नहीं, और उसमें मेंशन भी है कि कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब वो लोगों ने बनाया तब से वही कंटिन्यू है। इसके लिए तीसरा पॉइंट क्या है? इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। और फोर्थ पॉइंट, इट शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस के रिस्पेक्ट में ये सब चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन के समय पे 1 मीटर इतना है और रात के समय पे 1 मीटर इतना है। हम लोग शान है, कपड़ा खरीदने का हुआ तो दिन में जाएंगे ही नहीं, रात को जाएंगे, ज्यादा कपड़ा मिलेगा। दुकानदार हमसे भी ज्यादा डेढ़ शान, रात को खोलेंगे ही नहीं, ज्यादा देना पड़ेगा। इस ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बेटा? हम दोनों जन अपने अपने समझदारी के चक्कर में, उनका कपड़ा उनके दुकान में सड़ेगा, पैसा हमारी जेब में सड़ेगा, एक्सचेंज होगा ही नहीं ना। इससे अच्छा भाई कभी भी आओ उतना ही रहेगा, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और देखे जाओ, तो टेंशन है ना बेटा। दूसरा, विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस, इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए बेटा। पता है, विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस अगर ये सेम रहता है ना, तो स्मगलिंग नाम की चीज नहीं होती। स्मगलिंग होता मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी बात, एग्जांपल बोलो बेटा। अब यहाँ पे अगर हम 10,000 लेके जाए, नेपाल में चले जाओ, हम 10,000 रुपए लेके जाएंगे तो आपको 16,000 रुपए मिलेगा। वहां का 16,000 भाई, हमारा 16,000 नहीं। तो फिर कमाने का क्या जरूरत था? हर महीने में टिप मारने का, 1 लाख का 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 लेके आने का, महीने का 60,000 रुपए का इनकम सिर्फ जाके आने में। तो ऐसा नहीं कि अपना 1,60,000, वहां का 1,60,000, यहाँ से 1 लाख रुपए लेके जाओगे, वहां की करेंसी का 1,60,000 रुपए मिले। बट बेटा देखो कैसा होता है ना, वहां पर डीजल पेट्रोल का प्राइस कम है, काफी डिफरेंस है, 20-30 रुपए का, 40 रुपए का डिफरेंस। स्मगलर्स क्या करते हैं? टैंकर लेके जाएंगे, टैंकर भर के वहां से डीजल पेट्रोल लेके आएंगे। नो डाउट उनको प्रॉफिट है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा, कोई भी अलाउ नहीं करेगा, बट होता है ना, पैसा बोलता है। वो लोगों के भी मुंह पे मारेगा, इधर वालों के मुंह पे भी मारेगा, रास्ते में भी 2-4 लोगों के मुंह पे मारेगा, फिर भी सबको बांट के उसको अच्छा खासा इनकम हो रहा है ना, उसको उसको क्यों नहीं करेगा? करेगा ही। बट अगर दोनों जगह पर रेट सेम होता तो क्या वो कर पाता बेटा? यहाँ से वहां पे करेंसी कम है, कितना लोग देखो ना फॉरेन में जाते, फॉरेन में गोल्ड का प्राइस कम है ना, लोग वहां से ना सोना भर भर के लेके आते। गवर्नमेंट ने उसके लिए भी मना कर दिया।
भाई वहां से तुम ना सस्ते में लेके आता जहाँ पे महंगे में बेचते हो, उससे अच्छा तुम लोग उतना ही गोल्ड लेके जा सकते हो, तुम लोगों ने पहना है बस, एक्स्ट्रा नहीं लेके जा सकते। तो ये सब होता है बेटा। तो अगर सबका प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड स्पेस सेम होता, उस मतलब की चीज नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स है बेटा इनका तो भाई वही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं, स्टैंडर्ड सब जगह पे सेम है, वो स्पेस से या टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होती। बेटा प्राइस अलग अलग है, इसके स्मगलिंग होती, इसमें होता तो और ज्यादा स्मगलिंग होती, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो उसके हिसाब से ये 4 पॉइंट है जो एक स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दूसरा, इट शुड बी easily available and reproducible. तीसरा, it should not be perishable. And चौथा, it should not change with respect to the time and लिख लो बेटा, चलो write down characteristics of standards. Characteristics of standard. लिखा बेटा, characteristics of standard. पहला पॉइंट लिखो, standards should be universally accepted. Standards should be universally accepted. Standards should be universally accepted. दूसरा, standards should be easily available and reproducible. Standards should be easily available and reproducible. Standards should be easily available and reproducible. Next, standards should not be perishable. Standards should not be perishable. Should not be perishable. Should not be perishable. Next, standards should not be changed. Should not be changed with respect to time and space. With respect to time and space. So, अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए बेटा बोलो? 3. कौन कौन से क्वेश्चंस? पहला 6 definitions. कौन कौन से? मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट. बाजू में क्या बेटा बोलो? लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. कितने बेटा बोलो? Length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance, plane angles or the units of dimension. तीसरा क्वेश्चन, properties or characteristics of standards. Done? आगे बढ़े बेटा अभी हम लोग. अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसका एंटायर फिजिक्स पर. जब तक फिजिक्स पढ़ोगे बेटा तब तक इसका यूज है.
दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। डायमेंशंस बेटा, डायमेंशंस में जाने से पहले थोड़ा, आई नो आप लोगों को पता है, बट फिर भी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, लॉस ऑफ इंडाइसिस पता है ना, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बेटा, लॉस ऑफ इंडाइसिस। लॉस ऑफ इंडाइसिस, फर्स्ट पॉइंट, m पावर a, m पावर b, m पावर a प्लस b, इन दोनों में अगर मल्टीप्लिकेशन है, उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पावर्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, कीप इन माइंड। 10 पावर 5, 10 पावर 3, तो 10 पावर क्या हो जाएगा, 8, 5 and 3 8 ऐसा हो जाएगा। तो m पावर a into m पावर b equals to m पावर a plus b। दूसरा 1 upon m पावर a, m पावर माइनस, 1 upon m पावर a क्या हो जाएगा, m पावर माइनस। तीसरा m पावर a, m पावर b, a माइनस b। फोर्थ m पावर a, उसका भी पावर भी, मतलब पावर का भी पावर है, तो मल्टीप्लाई हो गया। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, m पावर a था, m पावर b, तो m पावर a b ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस b, तो m पावर a प्लस माइनस b, बोले तो m पावर a माइनस। क्लियर है सबको? सबको समझे बेटा कैसे आया? इन चारों को लिख लो, फिर हम डायमेंशंस पे आए। हाँ सर, मैं काम करेंगे बाबू, क्यों बताओ, किसी में ज्यादा इसकी और कोई प्रॉब्लम चलेगा, कुछ टाइम नहीं है, उसका पैक है। हाँ, कैलकुलस मेथड क्या होता है? देखो, एक्चुअली कैलकुलस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आता है। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या था बोलो? नहीं पता। मैथ्स में हम पढ़ेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे। जिससे कैसा होता है ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो, जिससे आपको ना कोई भी छोटा सा वैल्यू, कोई भी छोटा सा वैल्यू आपको बताओ, उसका बड़ा सा वैल्यू चाहिए, तो हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता, और इंटीग्रेशन के बहत्तर फॉर्म होते। उसी तरह से मान लो कोई बड़ा सा चीज आपको पता, बड़ा सा वैल्यू पता है, उसका बहुत छोटा सा वैल्यू चाहिए, उसको डिफरेंशिएट कर, उसका भी बहत्तर फॉर्म। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एक छोटू से बोलो, दूसरा बोलो से छोटू, उसी को बोलते हैं। समझा कैलकुलस में? डन बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े हम लोग। Dimension. What is dimension? What is dimension? Dimension क्या है? देखो, अगर हम बात करें इस रूम के डायमेंशन की, तो रूम का डायमेंशन बोले तो उसका लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बोलो? What is dimension? Length into breadth into height। तो उसका शेप बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो आयाम, मतलब उसका क्या शेप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। यहाँ पे हमको सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। आप लोगों को सर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या, कुछ पूछना था? पूछना दूसरे डिस्टर्ब हो गए। सी कैसा है, डायमेंशन बोले तो क्या, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बोले तो क्या, बेटा पता ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड।
डिराइव्ड वाले किस पर डिपेंड करते हैं? फंडामेंटल। और फंडामेंटल में क्या है? लेंथ, मास, टाइम। तो जो यहाँ पे डायमेंशन का फॉर्मेट होगा ना, वो फॉर्मेट ही है LMT। क्या फॉर्मेट है? LMT। L बोले तो लेंथ, M बोले तो मास, T बोले तो टाइम। मतलब जितने भी डिराइव्ड है इनके ऊपर ही तो डिपेंड है ना। कोई लेंथ पे है, मास पे है, टाइम पे है, कोई तीनों पे है, कोई दो पे है। तो किस फिजिकल क्वांटिटीज में कितने लेंथ है, कितने मास है, कितने टाइम है, वो जानने को ही बोलते हैं डायमेंशन। क्लियर है? डायमेंशन क्या है? किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में कितना लेंथ, कितना मास और कितना टाइम है, जानने को ही डायमेंशन बोलते हैं। आप बोलोगे सर आप लेंथ, मास, टाइम का ही नाम क्यों ले रहे हो? तो बेटा क्योंकि फंडामेंटल है, सब इनके ऊपर ही डिपेंड है, तो इनका इन्वॉल्वमेंट उनके अंदर रहेगा ना। आप बोलोगे सर आपका बात एग्रीड, बट आपने हमको 9 लोगों का नाम बताया सर, 9 लोगों का, मतलब बाकी के 9 पे डिपेंड करेंगे ना। आप 9 में से सिर्फ 3 लोगों का ही नाम क्यों ले रहे? बाकी लोगों ने क्या पाप किया? उनका भी नाम आना चाहिए ना। ये बेटा उनका भी नाम आएगा, आएगा, उनका भी नाम आएगा। अभी तक उनका नंबर आया नहीं है, उनका भी नंबर आएगा बेटा। फिलहाल जो हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे वो सब किसके वाले हैं? लेंथ, मास और टाइम वाले। थोड़ा आगे चलेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल का पढ़ेंगे। किसका बोलो? इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में क्या होगा? डायमेंशन LMTI। थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो बेटा ना ये आ जाएगा हीट वाला, थर्मल फिजिक्स। क्या आ जाएगा? LMTK आ जाएगा, के, केल्विन। थोड़ा और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? LMT का एंगल वाला आ जाएगा। तो फिर जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम वैसे वैसे डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल सारे डायमेंशंस हमारे किसके ऊपर रहने वाले बेटा? बोलो। लेंथ, मास और टाइम। यस, सबको समझा बेटा? कोई दुविधा नहीं है? तो यहाँ पे हम सबसे पहला लिखते हैं लेंथ का डायमेंशन। लेंथ का डायमेंशन क्या बेटा? बोलो। LMT। किसका भी डायमेंशन फॉर्मेट क्या है? LMT। एक फिक्स फॉर्मेट रहता है ना बेटा, उस फॉर्मेट पे काम होता रहता है। ये फॉर्मेट है बेटा LMT। सो लेंथ के लिए मास का कोई काम नहीं है तो m पावर 0, टाइम का भी कोई काम नहीं है तो t पावर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर 1। तो लेंथ का हो जाएगा L1 m0 t0, L1 m0 t0। यह डायमेंशन इसका लेंथ। मास का डायमेंशन क्या होगा बेटा? बोलो। LMT 0 1 0। काय को 1 बेटा? मास है ना, लेंथ और टाइम नहीं है तो दोनों 0 0। और टाइम बोलो क्या होगा? L0 M0 T। L0 M0 T। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। 4। एक काम करते हैं क्या, तीनों को 1 1 1 लिखते हैं क्या? अलग अलग ही लिखना है ना अपने को, लिख देते ऐसा कुछ, या पहले 2 को 1 कर देते, लास्ट वाले को 0 कर देते, या पहले वाले को 0 कर देते, लास्ट के 2 को 1 कर देते। कुछ भी कर सकते हैं। अरे हाँ तो बोलो। व्हाट यस? नहीं कर सकते। अरे थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते, फिर तो सब बोलेंगे मेरी मर्जी, मैं ऐसा ही करूंगा भाई, मेरी मर्जी। नहीं कर सकते ना, हर चीज का रूल्स रेगुलेशंस है कि नहीं? हर चीज का रूल्स रेगुलेशंस है। एरिया, एरिया का डायमेंशन हमें चाहिए बेटा। बताओगे अगर ये सर्कल है तो उसका एरिया क्या होगा? यही है ना फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर में जो पाई है ना, पाई 22/7 बेटा एक नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है। लिख लो BSS में पहले। BSS पता है? हाँ सर। उनको नहीं पता है ना? हाँ याद आया? नहीं याद। अरे बेटा
ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन ये वाला, इसको अपन बीएसएस बोलते हैं। मेरा नाम है भरत, तो भरत सा स्पेस, वो मेरा स्पेस है, मैं रिमूव बुक। क्यों? वहां पे हम जनरली कुछ नहीं लिखे, मतलब मेरी ऐसी आदत है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। क्यों यहाँ पे लिखवाता हूँ? बिकॉज हम यहाँ पे कुछ लिखते नहीं, यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो बार बार हमारा अटेंशन फुल होगा ना, बार बार हैमर होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बीएसएस। तो लिख लो बेटा, क्या लिखोगे? नंबर्स, numbers have no dimension, numbers have no dimension, numbers का कोई डायमेंशन नहीं होता, numbers have no dimension। सर अगर हमको काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन निकालना हो तो हाफ ऑफ आता है, हाफ ऑफ नो नहीं आएगा, किसका भी नहीं आएगा, किसी भी नंबर का नहीं, तो रॉन्ग नहीं होगा हमारा, नहीं हो। डायमेंशन का डेफिनेशन डायमेंशन में तो पता है ना बेटा, समझने के लिए बोल सकते हैं ना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ कितना, मास कितना, टाइम कितना, दिया है डेफिनेशन, जीटीबी में चेक करो, जीटीबी पता है ना, तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट ने दिया ना रे अपने को, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, ठीक है, उसमें चेक करो, उसमें दिया डेफिनेशन, लिखेंगे अपन बाद में, डोंट वरी। तो बेटा आपने बताया क्या छोटू, ये बेटा आपने क्या बताया, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई का तो फिक्स नंबर है 22/7, जाने दो, बच गया r into r, r क्या है, रेडियस, यार क्या है, रेडियस, और रेडियस क्या होता है, एक लेंथ होता है ना, रेडियस एक लेंथ ही तो होता है, बेटा ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, कितना लेंथ है, 2। बेटा ट्रायंगल का एरिया बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ तो जाने दो, बेस इंटू हाइट, बेस है तो लेंथ, अरे बेस में तो लेंथ ही है, हाइट बोले तो लेंथ है, कितना लेंथ आ गया, 2। स्फीयर का एरिया बोलो बेटा, 4πr², याद है कि नहीं, 4πr², 4π नंबर है, बच गया r इंटू आर, कितना लेंथ आया, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बोलो, L2 M0 E। कोई भी एरिया ले लो, किसी का भी एरिया ले लो, 2 लेंथ आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए बेटा एरिया का डायमेंशन क्या होगा, L2 M0 E, याद रहेगा सबका। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, वॉल्यूम, LMT। आप स्फीयर का वॉल्यूम बोलो, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तो नंबर है, बच गया आर क्यूब, बोले तो आर इंटू आर इंटू आर, कितने लेंथ आ गए, 3 बेटा। सिलेंडर का बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई जाने दो, आर इंटू एच, एल इंटू एल, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों भी तो लेंथ ही है ना। तो कभी भी किसी भी बॉडी का वॉल्यूम निकालोगे तो उसमें 3 लेंथ रहेंगे ही रहेंगे, नहीं रहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, 3 लेंथ रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, L3 M0। होप यू आर गेटिंग दिस, छाप लो इनको, फिर आगे और बढ़ते रहो। हाँ कौन सा, ये सब नहीं लिखा, इस तो आपको कुछ एग्जांपल के लिए बताया, हमें कैसा पता चला 2 लेंथ रहेगा, हमें कैसे पता चला 3 लेंथ रहेगा। अब किसी का भी एग्जांपल लेके देख लो बेटा, एरिया में 2 लेंथ ही है, कभी भी किसी भी बॉडी का वॉल्यूम निकाल के देखो 3 लेंथ रहेंगे ही रहेंगे। हाँ देख बेटा कैसा है ना,
बहुत सारे फैक्टर्स है, तो वही तो तुम बताया ना, अर्थ का रेडियस, उसका मास से एक बात बोलो बेटा, ऊपर हम लोग आगे पढ़ाएंगे जैसी चीजें है ना, जैसे पता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का रोटेशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट होता है ना, और वो चीज नहीं पढ़ा हूं तुम लोगों को 12th में, रोटेशनल डायनामिक्स। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, अब उसका रोटेशन का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, और लॉजिकली बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा हमें पता है, कि समझेगा भी नहीं आप, तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ऐसा है, क्या ऐसा बढ़ा है अभी तक बढ़ा है, ऐसी चीजें होती है, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली होती है, तो पता है ना, फोर्स की वजह से उसका मास सब कुछ करेंगे, इसको बताएंगे डेंसिटी के हिसाब से, क्योंकि बता डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी बॉडी का मास निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, उससे अपने अर्थ का भी रेडियस है, क्योंकि रेडियस अर्थ में भी तो वॉल्यूम है ना, 4/3 पाई है, तो 4/3 पाई तो घर का ही है, इट इज अननोन रहा ना रेडियस, क्या सुन वही तो बता रहा हूं बेटा, उस 21 से नहीं निकालते, इसका रेडियस निकालो, उसका रेडियस निकालो ना, इसी फॉर्मूले में अप्लाई करके ही निकालो, जैसे बेटा ना ऊपर बताओ ना, अभी हम इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कैसे आए, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है, सिर्फ एक का ना एक पर्टिकुलर फार्मूला है, इसको उसकी बात बोला था, सर इलेक्ट्रिक करंट तो फंडामेंटल है, फिर वोल्टेज फंडामेंटल क्यों नहीं, बेटा देख वोल्ट का ना बेसिक डेफिनेशन अलग है, वर्क डन और चार्ज, तो वर्क डन और चार्ज दोनों पे डिपेंड है, बट करंट क्या है, सिर्फ अपना फ्लो है बस, क्या फ्लो हो रहा है उससे क्या फ्लो है, बस फ्लो को करंट बोलते हैं, इसको फाइंड आउट, इसी तरह से आगे चलेंगे ना, मतलब डेफिनेशन आपको पता चलेगा, एक चीज दूसरे के साथ कैसे रिलेट होती है, जॉइंट है बेटे, तो एक का वैल्यू नहीं पता, बाकी का दो का पता है ना, मैथ्स को वही करते हैं, 4-5 अकाउंट में से सबका वैल्यू पता है, एक का वैल्यू नहीं आएगा ना, बस बाकी हम लोग सोच साफ बोल रहे हो ना, आपके मन में ऐसा चल रहा होगा, हम लोग मीटर्स के लेके में, चलो हेलो 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 हेलो, ये छोटू सुन, लिख लिया इतना, अगला लिखो बेटा वेलोसिटी, अब हम क्या करेंगे बेटा, पता इस सब के बारे में आप जानते ही हो ना, लेंथ क्या है, मास क्या है, टाइम क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम, अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले बेटा, बोलो एक एक का डायमेंशन, जैसे वेलोसिटी क्या डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशंस फाइंड आउट, बोलो डिस्प्लेसमेंट, क्या रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो लिखो velocity is defined as, velocity is defined as rate of change of displacement, rate of change of displacement, that अभी एक आप लोगों ने लिखा velocity, बस 2 मिनट रुक जाएंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला अब बोलूंगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी dimension of displacement, dimension of time, dimension of displacement upon dimension of time, ये बेटा, अब बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो डायमेंशन हमको पता ही नहीं, तो एक चीज हम डीएसएस में लिखेंगे, पहले सुनेंगे, लिखें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डेप्थ, रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सबके सब क्या है, लेंथ ही है ना बेटा, सबके ये सबके सब लेंथ है, तो सबका डायमेंशन क्या होगा, L1 M0 T0, इसको बेसिस लेंथ, ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ,
height, length, breadth, height, thickness, length, breadth, height, thickness, radius, diameter, perimeter, distance, displacement, हो गया बेटा? और कुछ बचा? Distance, displacement, all are having the same dimension, that is L1 M0 T0. All are having the same dimension. क्या बेटा बोलो? L1 M0 T0 सब लिख लिया बेटा? Length, breadth, height, thickness, depth, radius, diameter, perimeter, distance, displacement. सब जो भी लेंथ जिस उसमें आएगा सबका क्या रहेगा? L1 M0 T0. ठीक है? आगे बढ़े? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो? डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L1 M0 T0. डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा? L0 M0 T1. बराबर है ना? L1 M0 T0, L0 M0 T1. सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? L1 M0 T0, it moves up. L0 M0 T power minus 1. ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो? दोनों को सॉल्व करेंगे तो L1 plus 0, 0 plus 0, 0 plus minus 1. ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो? L1 M0 T power minus 1. यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा? यहाँ पे 1 upon m power a is m power minus, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया? m power a, m power b, m power a plus b. आ गया ना? तो इसे भी सुनो ना सब मेरी बात. किसका डायमेंशन निकाला? वेलोसिटी. कोई आपसे पूछा यार तुम लोग तुम्हारा स्कूटी क्या स्पीड से चलाते हो? हम लोग बोलते 40 किलोमीटर पर आवर. क्या बोला आपने? 40 किलोमीटर पर आवर. एक किलोमीटर से क्या दिमाग में आ रहा है? मास. अरे मास ना. को हाँ बोला. किलोमीटर मतलब लेंथ. L1. ग्राम केजी ऐसा कुछ दिया है? मतलब m का पावर r बोले तो t पावर 1, बट ये कहाँ पे है? डिनोमिनेटर, इसके लिए माइनस. L1 M0 t पावर माइनस 1. देखिए ये आपके समझने के एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसा आएगा. समझे? प्रोसीजर है बस. फिर आप लोगों को याद रखना है और सब कुछ बताना है, ऐसा करके बता सकते. छाप लो बेटा.
डन, चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट लिखो एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? स्कूटी चलाते हो ना, फास्ट करना होता तो क्या करते हो? उसको एक्सीलरेटर बोलते हैं ना। एक्सीलरेटर क्या करता है? आपका वेलोसिटी बढ़ाता है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आपका वेलोसिटी बढ़ता जाता है। तो एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे? देखो, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज rate of change of velocity. Acceleration is defined as a rate of change of velocity. A rate of change of velocity. So what is acceleration? Velocity upon time. Rate means what? Rate means what? Divide by time. Rate means what? Divide by time. Velocity upon time. So dimension of velocity इस जगह पे होगा dimension of acceleration, dimension of velocity upon time. Velocity का L1 m0 t power -1 अभी भी आया है, टाइम का L0 m0 t1. It moves up. ऊपर का क्या रहेगा? L1 m0 t power -1. It moves up. तो ऊपर जाके माइनस होगा, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। L power 1 plus 0, 0 plus 0, -1 plus -1. तो ये हो जाएगा L1 m0 पर -1. डन हो गया सबका? ये बेटा आप लोग क्या बोलते हो इसको? एक्सीलरेशन। जैसे एक एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी, इसका वैल्यू क्या होता है बेटा, बोलो? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर से क्या पता चल रहा है? लेंथ L पावर 1। ग्राम और केजी है M पावर 0। टाइम है 2, क्योंकि स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में इसके लिए -2 आया। समझा बेटा? लिख लिया इसको? चलो एक और छोटा सा पॉइंट मेरे को आप लोगों से पूछना था। चलो इसको मान लेते हैं जी का वैल्यू है
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 थोड़ा टेढ़ा लगता है 10 सिंपल होता है। आप लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदोगे तो क्या होगा? हाँ लगेगी। सेकंड फ्लोर से कूदेंगे तो हाँ बेटा क्या लग रहा है लास्ट? बेटा मैंने बोला गिरोगे बोला ना कूदोगे बोला। फर्स्ट फ्लोर से कूदोगे तो क्या होगा बोला, सेकंड फ्लोर से कूदेंगे तो क्या होगा, थर्ड फ्लोर से कूदेंगे तो क्या होगा। बेटा ऐसा हमारा वहम है, एक दो माले से तो कुछ नहीं होता। एक बात बोलूं कि हमारे दिमाग में वहम है, कभी तुम लोगों ने ना आउटडोर गेम्स खेले नहीं है, बहुत कम खेले होंगे क्योंकि तुम्हारा बचपन तो मोबाइल में गया है बेटा, मोबाइल से ही ज्यादा है, उसके गेम्स में ज्यादा आप लोग रहोगे। सर्कस बस देखने नहीं गए रहोगे कभी लाइफ में, मेरे को ऐसा लग रहा है, बराबर है। तो कैसा है ना, प्लीज 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 कैसा था ना, मतलब वो मैं आपको बोलता अपब्रिंगिंग क्या फर्क पड़ता है। हम लोग ना बचपन में क्या खेलता, पकड़ा पकड़ाई कबड्डी, मतलब कुछ ना मारा मारी जैसा ही चलता रहता है। तो भाई वो फिजिकल स्ट्रेंथ उस तरह से भी रहता था बेटा। और हम लोग ना ऐसा पता है, सब पकड़ा पकड़ाई खेलते थे ना, कोई पकड़ने ले या छुपने के चक्कर में बेटा पता है ऐसा इतने बड़े बड़े वॉल्स ऐसा ना कूद के निकल जाते थे हम। तो कैसा था उस समय पे, ऐसा था और कूद भी जाते थे कुछ होता भी नहीं था। बताओ पतंग पकड़ने के चक्कर में ताकि कीमत उसकी कितनी, कुछ नहीं है, 2 रुपया 5 रुपए का 10 रुपए का मिलेगा, ज्यादा ज्यादा 20 रुपए का मिलेगा। और उसको पकड़ने में एक वट रहती थी, अरे पकड़ा है भाई, तो उस चक्कर में बेटा ना हम लोग एक आध माले से नीचे कूद जाते थे और कुछ नहीं होता था। टू बी वेरी फ्रैंक, एक दो माले से भी कुछ नहीं होगा, अगर तुम लोग माइंड सेट करके कूदोगे तो कुछ नहीं होगा, बराबर है। लेकिन 3 माले 4 माले से कूदेंगे, कितना भी सोच समझ के कूदेंगे, फिर भी बेटा एक आध हड्डी आगे पीछे हो ही जाएगी। 5-10 माले से कूदेंगे तो स्वाहा बेटा। अच्छा ऐसा क्यों क्यों ऐसा बेटा, वो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा। एक दो माले से कूदेंगे तो कुछ नहीं, 3-4 माले से कूदेंगे तो थोड़ा बहुत लगेगा, 8-10 माले से कूदेंगे तो बहुत करना बेटा। बोलो जरा बात सुनने तो तो अच्छा है, फिर तो लगेगा ही नहीं और बाद में जीरो हो जाता है। गुड। हाँ बेटा आप कुछ बोल रहे हैं, टॉपिक बोलो। कुछ बोल रहा था झूठा, ऐसा मत नेक्स्ट टॉपिक फोर्स, इसके लिए फोर्स अपना अपना इसके लिए नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं प्लीज। इसका रीजन यही है बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देख कैसे, जरा समझने का कोशिश करो। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ ना, 10 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, अल्टीमेटली सेकंड नीचे आके मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। अरे हाँ, अरे कुछ गलत नहीं बोल